दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर को, यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्नों को, और उनके साथ उनके उत्तर को भी जानेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसे ध्यान से समझें और इनमें जो भी हम और भी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस बताएंगे उसको भी ज़रूर करके जाएँ ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और जितने भी इस बार मैट्रिक बोर्ड लिख रहे हैं आपके दोस्त यार, उसको ज़रूर शेयर करें ताकि उसको भी इस प्रश्नों के आंसर या इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में जानकारी हो और वो तैयारी करके जाए और अच्छे नंबर से पास हो सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, ये हमें प्रकाश के विषय में जानना है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन क्या है, इस चीज़ को समझना है। प्रकाश के अपवर्तन, जब हम एक स्लैब लेते हैं, आयताकार स्लैब लेते हैं, जब लाइट आती है, ठीक है, तब क्या होती है, ये दो मीडियम है, ये एयर है, अगर हम ग्लास है तो ग्लास ले सकते हैं इसको, या वाटर है तो वाटर, यानी कि हमारा दो स्थिति परिवर्तित हो रहा है। यानी ये हमारा क्या हो रहा है, एक विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर। जो हवा है वो विरल माध्यम है से किधर जा रही है, सघन माध्यम की ओर जाती है। तो जो अभिलंब होता है, यह अभिलंब के सीधा ना जाकर, मतलब अपने जो सीधा पार होता है तो इस तरह से जाता है, लेकिन उधर ना जाकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। वहीं बाद में फिर से जब हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर ना आती है तो फिर से ये वापस अभिलंब से दूर हट जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। वहीं जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हो जाता है। इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए हम लोग किस प्रकार, लाइट आ रहा था, इधर घुमा, फिर इधर से चला गया, ये अभिलंब की ओर झुक गया और फिर यह अभिलंब से दूर हो गया, इधर दूर हो गया और यहाँ फिर सामने आ गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर फटाफट निकलते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, इसके विषय में हमने ऑब्जेक्टिव वाले जो वीडियो है उसमें भी डिस्कस किया है। इसलिए जो भी वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर जरूर देखें, वहाँ भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने जानने का प्रयास किया और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके विषय में भी डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष है क्या? नेत्र का वह दोष, ये आँखों का दोष है जिसमें सामने रखी वस्तुओं को हम स्पष्ट तो देख सकते हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो ये हमारा क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। अगर इसका रेखा चित्र बनाने के लिए दिया जाए तो ये हमारा आँख है, आँख का ये हमारा आँख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। जब ये लाइट आती है तो जहाँ पर हमारा रेटिना होता है वहाँ पर ना बनकर ये उससे पहले बन जाता है। ठीक है, बनना चाहिए था इस पॉइंट पर, तभी जाकर हमारा आँख सही रहता है, पहले बन जाता है। इसको दूर करना है तो आगे हम कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस लगाएंगे, ताकि ये थोड़ा दूर हो सके और फिर से वो अपने जगह पर आ सके। तो हम नेत्र का वह दोष जिसमें सामने रखी वस्तुओं को स्पष्ट दिखती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अवतल लेंस के बने चश्मे द्वारा इसको दूर किया जाता है। ठीक है, फिर हमारा है उसी तरह का यहाँ प्रश्न और भी हम समझ सकते थे। दूर दृष्टि दोष में हम लोग वही उल्टा, दूर दृष्टि दोष, दूर की चीज़ें दिखाई देती है, निकट की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। इसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दोनों अगर ना दिखाई जाए तो द्विफोकसी लेंस का प्रयोग होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक अभिक्रिया की बात करें जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है अभिकारक और उत्पाद से। ठीक है, जो समीकरण में भाग लेता है उसे अभिकारक और जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। लेकिन उसके बाद भी अभिकारक और उत्पाद को संतुलित करना होता है। क्यों? तो सबसे पहली बात करें, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आवश्यकता है क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। तो ये नियम का पालन हो सके इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ये क्या कहता है, संतुलित रासायनिक समीकरण तब होता है जब अभिकारक में जो तत्व हैं उसके जो भी परमाणु की संख्या है उत्पाद में जो तत्व हैं उसके परमाणु संख्या के बराबर हो, उसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन करने के लिए आवश्यक है ताकि ये अभिकारक के तरफ अभिकारक के तत्व के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु तत्वों की संख्या समान हो। ठीक है,
प्रश्न आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम मोज़ले के द्वारा प्रस्तुत किया गया तत्वों के वर्गीकरण का एक नियम है, जिसमें तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों को उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेंगे कि आधुनिक आवर्त नियम किस पर निर्भर है? परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, बाकी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी अगर हम बात करें तो इसको किसने लिखा है, किसने बनाया है? मोज़ले ने। ठीक है, एक आवर्त सारणी मेंडलीव का भी है। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? डीएनए प्रतिकृति जीवों के गुणों को अगली पीढ़ी तक ले जाती है। जो डीएनए होती है डीऑक्सी नाइट्रोक्सिलिक, ये हमारा क्या है? एसिड है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो अगर बात करें, ये हमारे जीवों के गुणों को अगली पीढ़ी तक ले चलती है। हमारा जो भी जीन्स के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, इससे प्राणी का अस्तित्व बना रहता है, परंतु विभिन्नता के कारण इनमें कुछ अंतर जरूर आ जाता है। डीएनए आनुवंशिक गुणों का संदेश वाहक है, जो माता पिता से संतान को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? अपमार्जकों को प्राकृतिक सफाई एजेंट भी कहते हैं। अपमार्जक को प्राकृतिक सफाई एजेंट होते हैं। ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं अपमार्जक वातावरण में संतुलन बनाने का कार्य करके पारितंत्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमिगत जल के दो लाभ बताइए। जो भूमि के अंदर जो जल है उसके क्या लाभ है? भूमिगत जल फैलकर कुएं के जल स्तर को बनाए रखते हैं और खेतों में भी नमी बनाए रखते हैं। ये भूमिगत जल के ही उदाहरण है। भूमिगत जल मनुष्य तथा जानवरों द्वारा दूषित भी नहीं होते, वो धरती के अंदर छुपे होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण की बात करें हम लोग, अवतल दर्पण हमेशा सीधा, क्या प्रतिबिंब हमेशा सीधा भी बनता है? कैसे कह सकते सीधा? नहीं, प्रतिबिंब हमेशा हमारा अगर कहें अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है, लेकिन एक जगह सीधा बनता है। जब हम फोकस और किसके बीच जाते हैं? ध्रुव के बीच जाते हैं, तब हमारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा हो जाता है। लेकिन हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है, लेकिन बड़ा बनता है। और उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण का हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। इमेज हमेशा सीधा बनता है। सीधे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं। हाँ, अभी देखिए हम लोग अवतल दर्पण में जो सीधे बनते हैं वे हमेशा दाहिने तरफ है दर्पण में, यानी कि ये आभासी होते हैं, और जो उल्टे बनते हैं वे वास्तविक होते हैं। लेफ्ट साइड होते हैं तो बाएं तरफ वास्तविक होते हैं। वही प्रतिबिंब हमारा हमेशा आभासी होता है। इसमें ये इधर बन रहा है, मतलब कि आभासी होते हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, कि वस्तु कहाँ है उस पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा बनता है। यही कारण है कि पश्चिम दृश्य देखने के लिए गाड़ी में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ताकि पीछे के बड़े क्षेत्र को छोटा करके देख सके और ड्राइवर को इससे एक्सीडेंट से खतरा से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? हम लोग देखे होंगे कि जब मॉर्निंग समय होती है, सूर्योदय यानी सूर्य लाल दिखाई देता है, और सूर्यास्त के समय भी, जब सनराइज के समय भी, और हमारा जब सनसेट होता है, जब डूबता है सूरज, तब भी लाल दिखाई देता है। क्यों? तो सबसे पहली बात करें, यहाँ भी प्रकाश का खेल है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती है। हमारा जो सूर्योदय और सूर्यास्त है उससे पृथ्वी से ज़्यादा दूरी हो जाती है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। यहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। चूँकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला नीला रंग का प्रकीर्णन अत्यधिक होता है। अधिक तरंग दैर्घ्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, जिससे कि आँख तक केवल लाल रंग ही पहुँचता है। अतः सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तधाब प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन जरूर रहेगा। समीकरण को संतुलित करना है। हाइड्रोजन अब यहाँ संतुलित करना, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करना है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ बात करें, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, और यहाँ HCl हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 1 है।
तो इससे तुलना कैसे करेंगे, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो आगे 2 लगा देंगे, इससे क्या होगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2, ये आसानी से हो गया। सोडियम 1, हाइड्रोजन 2 और एक यहाँ, एक है यहाँ है, ऑक्सीजन 1, यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया। हम इसे क्या करेंगे, हाइड्रोजन 2 है एक साइड और एक साइड हाइड्रोजन 3 है, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस किस प्रकार होगा, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा हाइड्रोजन को ये हम लोग कर दिए 2 लगा दिए, तो क्या हो गया 2 2 4, और पहले से यहाँ 2 था तो इधर लगा दिए तो 2 2 4 हो गया। अब क्या हो, ऑक्सीजन तो ठीक है, सोडियम 2 हो गया तो 2 यहाँ भी लगा दिए, देख सकते हैं इसको बैलेंस किया गया है। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा क्या है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है, यानी डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं होता है। वर्षा जल का पीएच मान हम लोग को पता है कि 5.6 से कम होता है। वर्षा जल का पीएच मान ये 5.6 से अगर कम हो जाए तो ये अम्लीय वर्षा कहलाती है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे जो पॉल्यूटेंट होते हैं, प्रदूषक होते हैं, हमारे वायुमंडल में फैले होते हैं, और उनके कण क्या करते हैं, जब वर्षा वाला जल होता है तो उसके साथ मिक्स होकर एसिडिक हो जाते हैं, यानी अम्लीय हो जाते हैं, और उसका पीएच मान 5.6 से उस जल का पानी का कम हो जाता है, जिससे उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, जिससे बहुत सारे चीज़ें नुकसान करती है, पेड़ पौधों को नुकसान होती है, और जो मॉन्यूमेंट्स है, जो हमारे ऐतिहासिक जगह है, पत्थर वगैरह का भी रंग बदलने लगता है, जिसके कारण हमारे आगरा का जो ताजमहल वाइट कलर का वो भी पीला पड़ रहा है, वो अम्ल वर्षा के कारण। तो यहाँ बात करें, अम्ल वर्षा विद्युत का क्या है, चालक है, आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं है। तो देखते हैं, वर्षा का जल, आश्रित जल शुद्ध होता है, डिस्टिल वाटर, जिसमें आयंस भी नहीं होते हैं, तो इसलिए वहाँ जब आयंस ना हो तो विद्युत का चालन ही कहाँ से होगा, क्योंकि विद्युत का चालन आयनों के द्वारा ही होता है। ठीक है, जबकि वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल भी होता है, क्योंकि वायु में जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है, तो ये जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं और H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जो विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, यहाँ यौगिकों के नाम बताने हैं। एथेन से भी उत्पन्न एक एल्डिहाइड का नाम बताइए। तो एथेन यानी 2 कार्बन, एल्डिहाइड यानी CHO होनी चाहिए। तो देखिए इसका सूत्र है, इसको हम क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। एथेनॉल कहेंगे तो फिर वो OH जोड़ना होगा, CH3CHO होना चाहिए, और 2 कार्बन हो गया तो इथेन हो गया। ठीक है, इसको बैलेंस कर, ये इसको संरचना बनाना है, तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये हमारा CHO एल्डिहाइड का सूत्र हो गया। इधर से हमारा ये हमारा एथेनॉल का सूत्र हो गया, ये एक प्रकार का एल्डिहाइड है। प्रोपेन से कीटोन बनाना है। प्रोपेन यानी कि हमारा कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। तो 3 कार्बन से बनाया गया ऑन, कीटोन मतलब ऑन, तो एक ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे, नहीं तो लास्ट में रखेंगे, तो ये फिर हमारा किस प्रकार बन जाएगा, तो ये हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा, इसलिए बीच में रखेंगे। ये हमारा इसका संरचना है। मेथेनोइक अम्ल, तो COOH, मीथेन है मतलब 1 कार्बन, ये बहुत अच्छा है, इस चीज़ को समझ लें, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। प्रश्न है, जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तब हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन भी हम लोग कहते हैं। जब कोई व्यक्ति भय या तनाव की स्थिति में, मतलब जब उसको डर लगता है या टेंशन होता है, तब शरीर स्वयं में एड्रेनलिन हार्मोन को बड़ी मात्रा में स्रावित करता है। इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगती है। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। हमारे जो पाचन तंत्र है या फिर स्किन है, उसमें जो ब्लड है उसकी आपूर्ति कम हो जाती है। इन अंगों की धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ने लगती है, सिकुड़ जाती है, या रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देती है। डायाफ्राम और पसलियों की पेशी के संकुचन से सांस तेज चलने लगती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर शरीर को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। ऊर्जा, इसका क्या होना चाहिए, जो प्रति एकांक आयतन हो अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करना चाहिए, कि कम से कम प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयोग करें। सरलता से सुलभ हो सके, वो अच्छा ऊर्जा है। भंडारण करना और परिवहन, यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो, और जो सस्ता हो, उसे ही हम अच्छा ऊर्जा का स्रोत कहेंगे। पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं। अगर हम R1, R2, R3 को पार्श्वक्रम में संयोजित करें तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा, उसको बताना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्रम संयोजन भी और पार्श्वक्रम संयोजन
अच्छा से जान लें, क्योंकि ये प्रश्न भी आ सकते हैं या इससे रिलेटेड जो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं। पार्श्वक्रम संयोजन यानी कि हमें किस प्रकार सजाना है, पैरेलल सजाना है, ठीक है। यानी हमें 3 प्रतिरोध को लेना है, ये क्या करना है, पैरेलल सजाना है, इसे कहते हैं पार्श्वक्रम। ये R1 हो गया, ये R2, ये R3। इसमें क्या देखते हैं, जब इसमें करंट हम लोग भेजते हैं, ठीक है, करंट जब भेजते हैं तो हमारा करंट 3 हिस्सा में बढ़ जाता है, I1, I2 और I3, 3 हिस्सा में बढ़ जाता है और बाद में जाकर फिर मिल जाता है। तो कह सकते हैं हमारा पार्श्वक्रम संयोजन में हम लोग देखते हैं कि अगर एक तार खराब भी हो तब भी हमारा विद्युत धारा पार हो जाएगा, वहीं संयोजन में नहीं हो पाता क्योंकि एक ही तार पर होता है तीनों, है ना। तो कहेंगे यहाँ पर विभवांतर फिक्स होता है, वोल्टेज फिक्स होता है, दोनों किनारा को ही तो वोल्टेज कहते हैं, दोनों किनारे के बीच के डिफरेंस को तो हम विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ दोनों विभवांतर समान होते हैं लेकिन विद्युत धारा बदल जाती है। तो पहले हम लोग यहाँ जानेंगे क्या है पार्श्वक्रम संयोजन क्या है, जब सभी प्रतिरोध के एक छोरे को एक साथ और दूसरे छोरे को एक साथ जोड़ा जाता है। अभी जोड़ रहे थे हम लोग, उसे क्या कहते हैं, एक साथ तीनों को जोड़ रहे थे, यहीं पर जोड़े, यहीं पर फिर और एक तार जोड़े, फिर यहीं पर एक तार जोड़े, दोनों छोर यहाँ जोड़ रहे हैं और यहाँ जोड़ रहे हैं, तीनों का, ये तार को भी, इस तार को भी, इस तार को भी। तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। इसको बनाते हैं, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़े, R1 + R2 + R3, तो विद्युत धारा बदलेगी, I1, I2, I3 हो जाएगी, लेकिन हमारा विभवांतर समान होगा, विभव की मात्रा समान होगी। तो हम लोग क्या जानते हैं, I = V/R, ये ओम का नियम में हम लोग जाने हैं, V = क्या होता है, IR, I बराबर क्या होगा, V/R होगा, ठीक है। तो I1 क्या हो जाएगा, V/R1, I2 क्या हो जाएगा, V/R2, I3 क्या हो जाएगा, V/R3। कुल प्रतिरोध फाइनली जाके I1, I2, I3, I बराबर क्या हो गया, I1 + I2 + I3। I क्या होता है, हम लोग I लिख दिए, तो हमारा I1 क्या है, V/R1, I2 क्या है, V/R2, R3 क्या है, I3 क्या है, V/R3, तीनों को लिख दिए। और देख रहे हैं क्या है हमारा, I = V/R होता है, तो V/R से तुलना किए तो V को कॉमन लिए तो V क्या हो गया, कट गया। तो हमारा फाइनली I/R बराबर, ये 1/R बराबर क्या हो गया, ये 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसको हमारा प्रश्न में भी दे सकता है, R1, R2, R3 दिया रहेगा, सारूक्रम बोलेगा पार्श्वक्रम में सजाया गया है तो इक्विवेलेंट यानी ये कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो हमें उसको भी इनका जोड़ करना होगा, फिर इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में यही रहा था, तो श्रेणी क्रम में क्या निकलेगा, R total = R1 + R2 + R3 होता है, क्योंकि वहाँ विभवांतर बदलता है और विद्युत धारा समान होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, एक प्रयोग द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र के वोल्टेज उत्पादन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा है। यह या तो तब होता है जब एक कंडक्टर को एक गतिशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, या जब एक कंडक्टर लगातार स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा होता है। तो वहाँ क्या बनता है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में बार बार अगर हमारा कंडक्टर भी आ जाए तो वहाँ भी करंट बनने लगता है, या फिर कंडक्टर रखा हुआ है और वहाँ चुंबक बार बार आना जाना कर रहा है तब भी करंट बनने लगता है, तो उस करंट को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जैसे यहाँ पर एक प्रयोग को समझें, तांबे के तार के 2 अलग अलग कॉइल लें जिनमें बड़ी संख्या को मोड़ दें, एक में 50 बार मोड़े, एक में 100 बार मोड़े। उन्हें एक अचालक बेलनाकार, अचालक जिसमें करंट पास नहीं होता वैसा बेलनाकार रोल के ऊपर डालें। एक बैटरी और एक प्लग कुंजी के साथ श्रृंखला में बड़ी संख्या में मोड़ वाले कॉइल को कनेक्ट करें, कॉइल 1 में कनेक्ट करें और दूसरा को कॉइल 2 में गैल्वेनोमीटर से जोड़िए। कुंजी प्लग इन करें। अब गैल्वेनोमीटर का निरीक्षण करें तो देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की सुई तुरंत एक तरफ कूद जाती है और जैसे ही जल्दी से शून्य पर लौट आती है, कुंडल 2 में एक क्षणिक धारा का संकेत दे देती है, मतलब विद्युत धारा बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि कॉइल 1 का बैटरी को अगर डिस्कनेक्ट कर दें तो देखेंगे कि उसका जो सुई था वो पल भर चलती है, उसके बाद फिर विपरीत दिशा में कुछ बार चलती है। इसका मतलब कॉइल 2 में भी विपरीत दिशा में करंट प्रवाहित होता है। धातु और अधातु में 3 भौतिक और 2 रासायनिक गुणों का अंतर बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भौतिक गुण की बात करें
तो भौतिक अंतर में क्या है, धातुओं को एक विशेष प्रकार की चमक होती है, अधातु में कोई चमक नहीं होती है, लेकिन अपवाद है यहाँ। आयोडीन एक अधातु है लेकिन उसमें चमक होती है। धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, अधातु उष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है। ग्रेफाइट एक अधातु है जिसमें विद्युत और उष्मा का सुचालक है। धातु आघातवर्धनीय है और तन्य होती है, जबकि अधातु आघातवर्धनीय और तन्य नहीं होती है। आघातवर्धित क्या है, धातु का वह गुण है जिसमें उसे पीटकर चादर के रूप में बदला जा सकता है। तन्यता क्या है, धातु का वह गुण है जिसमें उसे खींचकर एक लंबी तार में परिवर्तित किया जा सकता है। रासायनिक अंतर की बात करें, धातुओं की परमाणु धनायन होते हैं, वहीं अधातुओं के परमाणु ऋणायन यानी नेगेटिव होते हैं, Na+, Mg2+। तो देख सकते हैं धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करें। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपादों के द्वारा होता है। तो देख सकते हैं हम लोग कि अमीबा में भोजन किस प्रकार होता है, कुटपाद तैयार होता है, क्योंकि ये अमीबा है। अमीबा में जिधर से भी खाना आता है उधर इसका मुख बन जाता है यानी कुटपाद बन जाता है। ठीक है, जिधर से खाना आता है उधर से कुटपाद बन जाता है, इसको कहते हैं कुटपाद। हम लोग देखेंगे अमीबा में किस प्रकार होता है कुटपादों द्वारा। तब भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपाद का निर्माण करता है। कुटपाद तेज़ी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह से घेर लेते हैं और धीरे धीरे कुटपादों के सिरे आपस में फिर से जुड़ जाते हैं और इस तरह एक भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है, जिसमें भोजन के साथ जल भी होता है। भोजन का पाचन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है, वहां से फिर समूचे शरीर में वितरित हो जाता है। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर की सतह के किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। तो देख सकते हैं किस प्रकार एक खाद्य कण आ रहा होता है, एक खाद्य कण आ रहा होता है और यहाँ कुटपाद का निर्माण करता है। धीरे धीरे इसको एक घेर कर खाद्यान्न का निर्माण कर दिया जाता है और इस प्रकार यहाँ अंदर चला गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता क्या है। आनुवंशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है। आनुवंशिकता जो माता पिता एवं हमारे पूर्वजों के गुणों का संतानों में अवतरित होना ही आनुवंशिकता कहलाता है। माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुणों का संतानों में अवतरण ही या अवतरित होना, कुछ लक्षण का अवतरित होना आनुवंशिकता कहलाता है। या कह सकते हैं संतति में जो पैतृक लक्षण का संचरण है वो आनुवंशिकता कहते हैं उसे। आनुवंशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है। यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसमें सभी आनुवंशिक सूचनाएं कूटबद्ध होती है, जो जनन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। यह द्विगुणन द्वारा अपनी अनुकृति बनाता है, जो जनन के माध्यम से संतान में पहुंचती है। ये विभिन्नताएं भी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, यहाँ से जितने भी आसपास के प्रश्न हैं, जैसे कि यहाँ हमने पढ़ा कि किस प्रकार अमीबा में भोजन का पाचन होता है, मनुष्य में भी भोजन का पाचन पूछा जा सकता है और उससे रिलेटेड जो चित्र हैं, मानव हृदय, पाचन तंत्र, ये चित्र भी, डायग्राम भी पूछा जा सकता है, इसलिए उसको ज़रूर कर जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।